नमस्कार साथियों। आपने एक स्टेटमेंट ज़रूर सुना होगा कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। लेकिन अब इसके बारे में आपको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन जब आप इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि वर्तमान में जो घटनाएं और निर्णय लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वैसे ही निर्णय पुराने समय में लिए गए। अब इसके एग्जाम्पल कैसे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अगर आप देखो कि वर्तमान में चीन और यूएस दो एक अगर देखें बड़ी बड़ी पावर हैं, है ना। और उन दोनों पावर के बीच में देखिए कुछ देश चीन के फेवर में जा रहे हैं, कुछ यूएस के फेवर में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें कोल्ड एज में आप आएंगे या कोल्ड वॉर जब चल रहा था 1950 से 1990 के बीच में, तो उस टाइम पे रूस और यूएस थे। तो वो दो शक्तियों के बीच में जो देश है उनका बंटवारा हो रहा था। उस समय भी कुछ न्यूट्रल देश हुआ करते थे, जैसे नॉन अलायंस मूवमेंट में भारत था, युगोस्लाविया था, इजिप्ट था। इस टाइम पे भी कुछ न्यूट्रल कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया है ना। तो बहुत सारे ऐसे देश अभी भी देखने को मिल रहे हैं। तो आप देखेंगे ना कि घटनाएं भले ही बदलती रहती है, लेकिन निर्णय लेने के तरीके नहीं बदलते। और इसीलिए कहते हैं कि इतिहास से हम बहुत कुछ सीखते हैं। यहाँ पे E.H. कार जो फेमस हिस्टोरियन, उनका स्टेटमेंट है कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द प्रेजेंट एंड द पास्ट, बिटवीन द सोसाइटी टुडे एंड सोसाइटी ऑफ द यस्टरडे। तो इतिहास क्या, इतिहास है क्रमबद्ध जो परिवर्तन हुए उनको जानना। मतलब क्या चेंजेज हुआ, किसी भी पॉलिटिकल क्या चेंजेज हुए, पहले क्या था अब क्या है, कल्चरल क्या चेंजेज हुआ, सोशल क्या चेंजेज हुआ, एजुकेशनल चेंजेज हुआ। तो ये सारे जो चेंजेज होता है उसको जानना ही इतिहास है। ठीक है। तो वर्तमान में अगर देखें तो प्रेजेंट को हम पास्ट से जब डायलॉग कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, उसी को इतिहास माना जाता है। अब इतिहास के अलग अलग डेफिनेशन है, उसमें अगर आप देखो तो बहुत अलग अलग, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। लेकिन अगर इतिहास के बारे में बात करें तो वो क्या है कि वो बताती है, जैसे आप अगर हम देखेंगे तो बताती है कि इस समस्या के संबंध में तत्कालीन समय में क्या निर्णय लिए गए, ऐसी समस्याओं के संबंध में हिस्ट्री में क्या रूट्स मिलते हैं। तो इससे प्रेजेंट में डिसीजन लेने में भी आसानी होती है। यह जो चैप्टर है, चैप्टर 4 NCERT क्लास 6 का चैप्टर है, NCERT क्लास 6 का चैप्टर 4 है। यहाँ पे हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो बात कर रहा है टाइम लाइन के सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के क्या सोर्सेज होते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है ना, जो लिटरेरी सोर्सेज वो क्या होते हैं। फिर आर्कियोलॉजिकल में भी आप देखोगे मोनूमेंट्स क्या होते हैं, स्टोन्स क्या होते हैं, सब चीज़ों के बारे में आप जानोगे, लिटरेरी, फॉरेन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर। तो ये सारा नॉलेज आपको इसमें मिलेगा। इसमें मेंस में क्वेश्चंस बनते हैं। मेंस में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जैसे व्हाट इज द सोर्सेस टू द नो द हिस्ट्री, कि इतिहास को जानने के क्या सोर्सेस हैं, है ना। व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो चाहे पुरातात्विक स्रोत हों या साहित्यिक स्रोत हों, उनकी सीमाएं कितनी हैं इतिहास जानने के संबंध में, है ना। तो वो सारे जो क्वेश्चंस होते हैं आपको इस चैप्टर से डील करने में आसानी होगी। बेसिकली 3 चीज़ें देखने को मिलेगी। हाउ टू मेजर द हिस्टोरिकल टाइम, तो हम हिस्टोरिकल जो टाइम लाइन उसको कैसे मेजर करते हैं इसके बारे में आप जानोगे। साथ ही आप यहाँ पे यह भी जानोगे, क्या जानोगे, आप यह भी जानोगे हाउ कैन वेरियस सोर्स हेल्प द अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, अलग अलग सोर्स कैसे हेल्प करते हैं हिस्ट्री को जानने में। और हाउ डिड अर्ली ह्यूमंस लाइफ, तो मानव पूर्व जो मानव ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस, होमो हैबिलिस, होमो सैपियंस, जो होमो सैपियंस उसके पहले किस तरह से जीवन यापन था उसके बारे में ब्रीफली आप यहाँ पे जानोगे। स्टोन एज तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं यहाँ पे हाउ डू वी लर्न अबाउट हिस्ट्री। तो इतिहास को हम कैसे जानते हैं, इतिहास को कैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो बात होती है यू विल डिस्कवर इन द साइंस दैट द अर्थ हैज़ वेरी वेरी लॉन्ग हिस्ट्री। तो पृथ्वी का बहुत पुराना इतिहास रहा है। अब बहुत पुराना इतिहास क्यों रहा है, क्योंकि अगर आपने ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, या ज्योग्राफी में आप आगे जाके पढ़ेंगे, इसमें तो अभी आपने 6 क्लास में आपने नहीं पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। जो बिग बैंग थ्योरी होती है उसके बाद अगर आप देखोगे तो टाइम स्पेस मैटर का निर्माण होता है, बहुत सारे कण आपस में आते हैं, गैलेक्सीज बनती हैं, उसी में ग्रह बनते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पृथ्वी का निर्माण होता है, वो ज्योग्राफी में हम उसे अच्छे से देखेंगे। पृथ्वी के निर्माण के बाद पृथ्वी में तो ऐसा था नहीं कि तुरंत जीव पैदा हो गया, है ना। बहुत ज़्यादा हीट गर्मी थी, ठीक है। फिर धीरे धीरे अगर आप देखेंगे बारिश होती है, लाखों सालों तक बारिश होती है, यहाँ पे पानी भरता है। फिर उसके बाद तो नेचर आता है, मतलब कि पेड़ पौधे उगते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को खा जाते हैं और ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन निकलता है। फिर फर्स्ट सेल का निर्माण होता है। फिर उसके बाद अगर आप आगे आओगे तो आप ये 4.5 करोड़ साल पहले की बात है। फिर 2.5 करोड़ साल के बाद पहले की ऑक्सीजन निर्माण होता है। फिर बैक्टीरिया। तो अगर कोई पूछे कि पृथ्वी में शुरुआती से ही ऑक्सीजन थी तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। शुरुआत से ऑक्सीजन नहीं थी, बाद में ऑक्सीजन बनी है। फिर बैक्टीरिया, लगभग 1 करोड़ साल के पहले बैक्टीरिया का निर्माण होता है। फिर स्पंजेज, फंगाई, जो कवक शैवाल हैं, ये आते हैं,
ठीक है। इनके बाद अगर आप देखो कोरल्स का निर्माण होता है लगभग 700 मिलियन ईयर वर्ष पूर्व। फिर फिश वर्टिब्रेट्स का निर्माण होता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखो शार्क आते हैं ना, इंसेक्ट्स आते हैं, इनके पहले भी इंसेक्ट्स आते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस क्रोनोलॉजी को आप यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखो बर्ड और मेमल्स के बारे में आप यहाँ पे पाओगे कि बर्ड और मेमल्स का टाइम लाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो बर्ड एंड मेमल्स हैं वो लगभग 10 करोड़ साल के पहले आते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 4.5 अरब है ना, 4.5 करोड़ मैंने बोल दिया, 4.5 अरब साल पहले की बात है। फिर यहाँ पे 10 करोड़ साल पहले, फिर फ्लावर्स एंड बीन्स आते हैं। फिर यहाँ पे मानव होमो सेपियंस यहाँ पे लगभग 3 लाख साल पहले विकास होता है। तो ये सारा तो पृथ्वी का पूरा इतिहास है। लेकिन ये जो इतिहास है इसको ना लिखा गया ना तो कोई ऐसी चीज़ है, क्योंकि जो राइटिंग आर्ट है हमारा वो 6,500 साल पहले विकसित हुआ। तो पहले का जो इतिहास है कहानियों के थ्रू, आर्कोलॉजिकल सोर्सेस के थ्रू, पत्थरों के थ्रू, है ना, ये सब सोर्सेस के थ्रू हम जानते हैं। तो ये तो बात हो जाती है अर्थ के विकास की। इसमें क्रोनोलॉजी अगर आपको पता है तो काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। अब आगे हम बढ़ेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पे कि जो अर्थ की स्टडी होती है ना उसमें कुछ महत्वपूर्ण लोगों का योगदान होता है। जैसे जियोलॉजिस्ट के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जियोलॉजिस्ट का योगदान क्या होता है। फिर उसके बाद आपको पैलियोंटोलॉजिस्ट का क्या योगदान होता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट का क्या योगदान होता है और आर्कियोलॉजिस्ट का क्या योगदान होता है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम यहाँ पे जान लेते हैं। यहाँ पे हालांकि फिगर में दिया हुआ है, लेकिन अगर हम देखें, लेकिन हम यहाँ पे ब्रीफ में पॉइंट्स के थ्रू नोट करते चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती चलेगी। जैसे जो जियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इनकी बात हम कर रहे हैं। ये क्या करते हैं, पृथ्वी में जो भी पार्ट पाए जाते हैं, चाहे मिट्टी की बात करो आप, है ना, चाहे आप पत्थर की बात करो, चाहे आप नदियों की बात करो, चाहे आप समुद्र की बात करो, इन सब का अध्ययन करते हैं। जो पृथ्वी का जो भौतिक संरचना है उसका अध्ययन करते हैं जियोलॉजिस्ट, ठीक है। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जियोलॉजिस्ट है, जैसे D.N. वाडिया का नाम आपने सुना होगा। D.N. वाडिया क्या है, एक इंपॉर्टेंट जियोलॉजिस्ट हैं भारत के, उनका नाम उसमें फेमस है, ठीक है। तो ये क्या काम करते हैं जियोलॉजिस्ट, तो ये हेल्प करते हैं इतिहास को, किसी भी चीज़ के जो पेड़ पौधों या उनके संबंध में मिट्टी, इन सबका इतिहास जानने में, क्या टाइम लाइन उस जानने में ये मदद होती है जियोलॉजिस्ट से। फिर बात आती है कि इनकी, अब बात आ जाती है भाइयों, बात आ जाती है यहाँ पे पैलेंटियोलॉजिस्ट की, ठीक है। पैलेंटियोलॉजिस्ट, अब ये जो पैलेंटियोलॉजिस्ट होते हैं ये क्या करते हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी हो जाता है, ठीक है। इनके बारे में समझेंगे तो देखिए, अब अगर आप पेड़ पौधे, जानवर, जो फॉसिल्स होते हैं इनकी स्टडी की जाती है। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल्स होते हैं रिमेन्स ऑफ द प्लांट ऑफ एनिमल ह्यूमन। तो जो रिमेन्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, वो जैसे मान के चलिए पेड़ पौधे बहुत सारे कट के दब गए, फिर भूकंप आया, वो ज़मीन के नीचे धंस गए, ठीक है ना। अब फिर बाद में उसकी स्टडी कौन करता है, उसकी स्टडी करते हैं पैलियोंटोलॉजिस्ट। ये बताते हैं कितने साल पुराना ये जीवाश्म है, फॉसिल मिला है तो कितने साल पुराना है, ये हड्डी कंकाल मिला है तो कितने साल पुराना है, ये सब कौन बताता है, पैलियोंटोलॉजिस्ट। तो उसमें कुछ फेमस पैलियोंटोलॉजिस्ट, जैसे अगर आप देखें रिचर्ड लीके का नाम इनमें पॉपुलर है, ठीक है। रिचर्ड लीके का नाम, मैरी लीके, तो इनका नाम पॉपुलर है किसमें, पैलियोंटोलॉजिस्ट में। फिर आगे बात आती है किसको, एंथ्रोपोलॉजिस्ट के बारे में बात आती है कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट आखिर क्या करते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट जिन्हें नरविज्ञानी या मानव विज्ञानी भी कहा जाता है, नरविज्ञानी या मानव विज्ञानी भी कहा जाता है, ये क्या करते हैं, ये मानव समाज और संस्कृति का पुराने समय से अभी तक में क्या डेवलपमेंट हुआ उसका स्टडी करते थे। ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर फ्रॉम ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। तो ये चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, क्योंकि अगर आप ये नहीं जानते हैं तो आप नहीं पता कर पाएंगे, आप सही तरीके से इतिहास के बारे में नहीं समझ पाएंगे, किस तरह से इतिहास जानने के स्रोत होते हैं। तो ये जो पैलेंटियोलॉजिस्ट हैं ये काम करते हैं। अब उसमें कुछ जैसे B.S. गुहा का नाम आपने सुना होगा, किसका, B.S. गुहा का नाम आपने सुना होगा, ये मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। और एंथ्रोपोलॉजी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी है यूपीएससी में, है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे हम देखें और क्या है, और अगर आप देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, और अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट। अब ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, तो बहुत सारे पत्थर, स्मारक, बहुत सारी चीज़ें इतिहास को जानने के लिए मिलती हैं। अब जैसे आप देखोगे बहुत सारे बर्तन मिलते हैं, पॉट्स मिलते हैं, बीट्स मिलते हैं, टॉयज़, खिलौने मिलते हैं, हड्डियाँ मिलती हैं, उनके बारे में कैसे पता चलता है। तो आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, एज बताते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करते हैं और इतिहास जानने का प्रयास करते हैं, फिर उसको लिटरेरी सोर्सेज से मैच करते हैं, फिर इतिहास का पता लगाते हैं। अब इनमें प्रमुख हैं जैसे R.D. बनर्जी का नाम आपने सुना होगा। R.D. बनर्जी कौन थे, राखाल दास बनर्जी का नाम आपने सुना होगा। तो राखाल दास बनर्जी ने किसकी खोज की थी भाई, IVC की खोज की थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, डायरेक्ट नहीं बल्कि ये सिंधु घाटी की, सिंधु घाटी में किसकी, मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने, ठीक है। तो ये फेमस एक, अगर आप देखें, एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। फिर अगर आप दयाराम साहनी के बारे में आप जानते होंगे, दयाराम साहनी एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। R.D. विस्ट हैं,
वत्स हैं, तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट हैं। अब ये चारों का जब नॉलेज इकट्ठा होता है ना, फिर उसको लिटरेरी सोर्सेज से मैच किया जाता है, और उसके बाद इतिहास को बेहतर तरीके से लिखा जाता है। इसलिए अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर है, ये चैप्टर अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये पूरे सेगमेंट है, मैं आपको बताऊँ, ये सेगमेंट इस दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने यहाँ पे देख ली। PDF अगर आपको प्राप्त करना हो तो आप व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मैं आपको मैसेज कर दूँगा। वैसे तो आप सरकारी वेबसाइट से डाउनलोड कर ही सकते हैं, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो आप इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, आपको PDF मिल जाएगा। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे समझ ली। ठीक है, अब आगे हम अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक है हाउ इज मेजर टाइम लाइन इन हिस्ट्री। तो इतिहास में टाइम लाइन को कैसे मेजर किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे आपको जानना है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ठीक है, आइए बात करते हैं। गिव मी अ सेकंड। हाँ, अब हम टाइमलाइन कैसे जानते हैं इतिहास की। तो अगर आप देखें, इतिहास हर समाज और संस्कृति में अपनी अपनी समय गिनने की अलग अलग पद्धति रही है। जैसे अगर आप देखेंगे भारत में क्या रही है, भारत में राजा का टाइम कि चलिए गुप्त काल है, ठीक है। अब तो गुप्त काल है तो गुप्त शासकों का टाइम पीरियड था। उसके बाद, उसके पहले अगर आप देखो, उसके बाद पोस्ट गुप्ता या गुप्तोत्तर काल आ जाएगा। ठीक है, पोस्ट गुप्ता काल, गुप्तोत्तर काल आ गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया गुप्त काल। ठीक है, में सेकंड एक बार मैं चेक कर लूँगा, आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, गुप्तोत्तर काल। इससे पहले मौर्य काल था। अब मौर्य काल में जो अशोक का टाइम क्या था, तो अशोक के टाइम से जाना जाता है। ये भारत में अगर आप देखें एक ये व्यवस्था हो गई। इसके अलावा अगर आप देखें ग्रेगोरियन कैलेंडर का नाम आपने सुना होगा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा भी आप जानेंगे। देखिए, वर्तमान में अगर आप देखें तो एक कैलेंडर है जिसे माना जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसका टाइम माना 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर तक ये जो कैलेंडर, ये कौन सा कैलेंडर है जिसे आप देखते हैं पढ़ते हैं, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और ऐसा क्यों हुआ कि ग्रेगोरियन कैलेंडर ही पॉपुलर हुआ और उसे ही हम मानते हैं, उसमें रीज़न मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ग्रेगोरियन कैलेंडर से पहले कैलेंडर हुआ करता, जिसको बोला जाता था, क्या बोला जाया करता था, जूलियन कैलेंडर। क्या बोला जाता था उसको, जूलियन कैलेंडर। अब जूलियन कैलेंडर जो हुआ करता था, जूलियन सीजर के द्वारा शुरू किया गया था। तो जूलियन कैलेंडर ने क्या किया, अब इसमें समस्या ये हुआ करती थी कि इसमें 11 मिनट ज़्यादा हो जाता था। एक वर्ष की लंबाई 11 मिनट ज़्यादा मान ली गई थी। तो मतलब क्या, देखिए टाइम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अभी क्या है, अभी आप देखोगे तो 365 दिन है ना, 365 दिन के अलावा क्या 5.5 घंटे के आसपास टाइम लगता है किसको, पृथ्वी को एक चक्कर लगाने में सूर्य का, है ना। अभी इतना टाइम जो पृथ्वी को लगता है उसी को एक वर्ष माना जाता है। ठीक, पहले क्या हुआ था, 11 मिनट ज़्यादा मान लिया गया था। इससे क्या समस्या आ रही थी, इससे जो एक तो ईसाई जो त्यौहार हुआ करते थे वह छूट जाया करते थे। ठीक, और 400 सालों में 10 दिन का अंतर हो जाता था। 400 साल में कितने दिन का अंतर हो जाता था, 10 दिन का अंतर हो जाता था। तो फिर क्या सोचा गया, ये सोचा कि इसको रिप्लेस किया जाए, इसको सही करेक्ट करके अगर आप देखोगे तो पोप ग्रेगोरियन हुआ करते थे, उन्होंने क्या किया, ग्रेगोरियन कैलेंडर को इंट्रोड्यूस किया। इसको इंट्रोड्यूस किया कब, 1582 में इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें क्या किया, उस टाइम लाइन को एडजस्ट कर दिया गया और एक साल 365 दिन 5.5 घंटे अगर हम देखें, इससे क्या होगा, जो एक, अब इसमें क्या हुआ, अगर आप देखो 5.5 घंटे को देखो तो 4 साल बाद एक दिन 24 घंटे हो जाएगा। इस 24 घंटे को आप एडजस्ट कर दिया गया लीप ईयर में। तो आप देखोगे एक लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, 29 दिन की फरवरी होती है। तो इससे क्या हुआ कि 4 साल में कैलेंडर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। इससे एक तो जो ईसाइयों के त्यौहार हैं वह सारे, अगर आप देखोगे कि क्रिसमस डे, ये सारे मैच कर जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, 400 सालों में जो 3 दिन ज़्यादा होने वाले थे वह भी अंतर यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का पॉपुलर था। अब अगर हम बात करें ग्रेगोरियन कैलेंडर की, तो वर्तमान में चाहे यूनाइटेड नेशन है, जो वेरियस इंस्टीट्यूशन, वेरियस कंट्रीज हो, ग्रेगोरियन कैलेंडर को मानती हैं। तो ये तो रीजन होगा ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाने का। ठीक, और दूसरा क्या था कि उस टाइम पे 16वीं सेंचुरी के आसपास जो ब्रिटिशर्स थे उन्हीं की मोनोपोली थी ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड में। तो इसलिए उनकी बात, जिसका शासन रहता है उसी का सब कुछ चलता है, सीधी सी बात है। तो उन्होंने ग्रेगोरियन कैलेंडर को चलाया। लेकिन भारत में इसके अलावा कुछ कैलेंडर जैसे भारतीय परंपरा में आपको देखने को मिलेंगे। जैसे भारत में कौन से कैलेंडर आपको देखने को मिलेंगे, विक्रम संवत के बारे में आपने सुना होगा। अब विक्रम संवत क्यों चलाया गया, तो विक्रम संवत मतलब जो महाराजा विक्रमादित्य 57 BC में, अब BC AD ये हम समझेंगे भी, उन्होंने क्या किया, उनकी विजय के बाद विक्रम संवत चलाया गया। वहीं अगर देखें शक शासक थे कौन, कनिष्का, तो उनके टाइम पे कौन सा कैलेंडर चलाया गया, शक संवत चलाया गया। ये शक संवत 78 ईस्वी का था। अब अगर आप बात करें तो भारत का जो 1957 में भारत सरकार ने
नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया के रूप में शक संवत को रिकॉग्नाइज किया, लेकिन इसको मैच भी किया जाता है ग्रेगोरियन कैलेंडर से भी, इसको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको दी जाती हैं। अब अगर आप जैसे आप देखोगे तो जो प्रस्तावना है तो उसमें दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, एतद शक संवत ये सब भी उसमें लिखा हुआ है। तो उसमें क्या बात है, क्योंकि दोनों को ही भारत सरकार मानती है। ठीक है, तो ये तो बात होगी इसकी ग्रेगोरियन कैलेंडर की। ठीक, अब ये हमने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पे देखेंगे कॉमन इरा कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा देखने को। अब बिफोर क्राइस्ट ये सारा कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। एडो डोमिनी कॉमन इरा, आखिर ये होता क्या है। अब अगर आप देखो, अब आज वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है 2025 चल रहा है। तो कभी ये 2000 रहा होगा, है ना, आपको पता होगा। तो कभी 1000 भी रहा होगा, कभी 100 भी रहा होगा, और कभी 0 भी रहा होगा। ये 0 के बाद, ये 0 का जो टाइम था वो माना जाता है ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म माना जाता है कि 0 में हुआ। तो अब उसके पहले क्या था, तो उसके पहले का जो टाइम लाइन थी उसको बीसी कहा जाता है, बिफोर क्राइस्ट, या क्राइस्ट की जो जन्म है, ईसा मसीह क्राइस्ट बोला जाता है। तो उनके जन्म के पहले बिफोर क्राइस्ट, और उनके जन्म के बाद एनो डोमिनी एडी कहा जाता है, या ईसवी भी कहा जाता है। अगर ईसवी आए तो इसका मतलब ईसा मसीह के बाद के समय की बात हो रही है। बीसी आए तो इसका मतलब ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, ईसा पूर्व की बात हो रही है। और जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसी के लगभग अगर आप देखो, जैसे लगभग 574 साल पहले यहाँ पे गौतम बुद्ध का भी जन्म हुआ था, तो यहाँ पर क्योंकि ईसा मसीह का जन्म 0 हुआ तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में इसको 0 मान लिया गया, और 0 के बाद का जो टाइम लाइन है उससे आज तक कैलकुलेट किया जाता है। और वर्तमान में उसी के हिसाब से ईसा मसीह के, जैसे आज अगर आप देखो तो आज ईसा मसीह को 2025 वर्ष हो चुके हैं। आज से 2025 वर्ष पहले उन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, तो ये क्या होता है, एडो डोमिनी और बीसी का कॉन्सेप्ट होता है। तो बिफोर क्राइस्ट बीसी, और एनो डोमिनी मतलब कि क्राइस्ट के जन्म के बाद। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, आई थिंक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे अगर आप देखो भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 क्या बीसी की एडी है ना, क्योंकि जो क्राइस्ट का जन्म उसके 1947 बाद भारत आज़ाद हुआ। 1600 में अंग्रेजों ने कब्जा किया, तो लगभग 300 साल अंग्रेजों ने राज किया। ठीक है, तो यहाँ पे एनो डोमिनी माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि एक इतिहास देखने को मिलता है। जैसे वही जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया कि यहाँ पे क्राइस्ट का जन्म होता है, इसको 0 माना गया, और अब तक 2000 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है, 2025 वर्ष हो चुके हैं, 2025 मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसके पहले अगर आप देखें तो इसके पहले जाएं बिफोर क्राइस्ट, तो BCE लिखा है, बिफोर क्राइस्ट इरा। ठीक है, 2000 साल पहले यहाँ पे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन दिखाई देती है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन दिखाई देती है। उसके भी 2000 साल मतलब 4000 वर्ष पूरा जाओगे आप तो आपको मेसोपोटामिया भी दिखाई देती है। फिर आपको लगभग 6000 BC मतलब 6000 साल पहले, ईसा मसीह के 6000 साल पहले यहाँ पे पोट्री डेवलपमेंट अगर आपको दिखाई देता है। फर्स्ट सेटलमेंट आपको दिखाई देता है कब, लगभग 8000 साल पहले, ये पहली बार मानव बस्तियाँ बनी। अब 12000 साल पहले, ईसा मसीह के 12000 साल पहले एंड ऑफ आइस एज था। आइस एज था, पूरी पृथ्वी क्या है, बर्फ से ढकी हुई थी। और जब पूरी पृथ्वी बर्फ से ढकी हुई थी, बाद में अगर आप देखोगे बाद जब टेम्परेचर बढ़ा, जब टेम्परेचर बढ़ा, सन का टेम्परेचर अर्थ तक अच्छे से पहुंचने लगा, उसके बाद क्या होने लगा, उसके बाद जो बर्फ़ है पिघलने लगी, तो नदियाँ बहने लगी, तो नदी बहन के समुद्र में पहुंची, समुद्र से वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण से बारिश हुई, बारिश से फिर पेड़ पौधे निकल के सामने आए, फिर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड खाली, ऑक्सीजन का विकास हुआ, फिर धीरे धीरे ह्यूमन सेटलमेंट का विकास हुआ। तो यह टाइमलाइन यहाँ पे ये बताने का प्रयास करती है जीसस क्राइस्ट के जन्म से 560 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो अगर भारत पूरे विश्व में रूल करता ना, तो गौतम बुद्ध के हिसाब से पूरी दुनिया का जो टाइमलाइन होता, तो ठीक है, जिसने भी रूल किया उसने अपने हिसाब से कैलेंडर का निर्माण किया। तो ये चीज़ हुई, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेंचुरी के बारे में देखने को मिलता है कि जो 100 साल है उसे सेंचुरी बोला जाता है। जैसे अगर आप देखो 21वीं सदी चल रही है, अभी 21वीं सदी चल रही है, कहते हैं ना कि 21वीं सदी का भारत है। तो मतलब क्या, सन 2000 से लेके 2025 आ गया, तो ये 3000 तक 21वीं सदी चलेगी। 2100 तक 21वीं सदी चलेगी, 2100 तक 21वीं सदी चलेगी। लेकिन मिलेनियम क्या होता है, मिलेनियम मतलब 1000 होता है। तो सन 2000 से लेके जो 3000 के बीच टाइम है, 1000 साल का, ये क्या है, मिलेनियम माना जाएगा। तो सेंचुरी और मिलेनियम के ये दोनों चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात ये हो रही कि अब एक काम आप करिए कि आप 1900 से लेके 2025 तक के बीच में जितने भी लोग आपके घर में हुए हैं उनको लेके आप यहाँ पे क्रोनोलॉजी बनाइए, किसका जन्म कब हुआ। जैसे सपोज कि दादाजी का जन्म 1935 में हुआ, दादी का जन्म 1940 में हुआ, पापा का जन्म 1975 में हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रोनोलॉजी आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आपका जन्म 2000 में मान लो हुआ, तो आप 25 साल के हो गए, तो ये क्रोनोलॉजी है। लेकिन अगर आप ईसा मसीह के जन्म के पहले होते तो आपको BE बोला जाता, BC बोला जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है, बिफोर क्राइस्ट आपको बोला जाता। आगे बढ़े।
अब आगे बढ़ते हैं, एक कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलेगा। आगे कॉन्सेप्ट क्या देखने को मिलेगा, व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को जानने के क्या सोर्सेस है ये आपको यहाँ पे पता चलेगा। अब अगर आप बात करें हिस्ट्री को जानने के सोर्सेस क्या है, तो अब देखो वेरियस जो आसानी से अगर इसको समझो तो हिस्ट्री जानने के दो ही सोर्स होते हैं। कौन कौन सोर्स होते हैं, एक तो होता है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, दूसरा होता है लिटरेरी सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें अगर आप बात करें इंस्क्रिप्शन आ जाते हैं, जैसे अशोक का इंस्क्रिप्शन अगर आप देखो, ठीक है। इसके बाद आप मोनूमेंट्स आ जाते हैं, कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया। फिर इसके अलावा क्वाइंस आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बरियल्स आ जाते हैं, बरियल्स है। तो ये सब आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिन्हें हम पकड़ सकते हैं, देख सकते हैं ना। इसके बाद जिनकी स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट करते हैं। फिर आते हैं लिटरेरी सोर्सेस। लिटरेरी सोर्सेस में आ जाते हैं कौन कौन से, एक तो क्या होता है इंडिजिनस से अगर हम बात करें इंडियन सोर्सेस और फॉरेन सोर्सेस। और फॉरेन सोर्स में बहुत सारे ट्रेवलर्स है, जैसे फाहियान का फोक्योकी है, वेंसान का सियूकी है, मैगस्थनीज की इंडिका है। तो इस तरह के सोर्सेस फॉरेन सोर्सेस माने जाते हैं। इंडियन सोर्सेस में अगर आप देखोगे तो चाहे कालिदास का मुद्रा राक्षस के विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास का विज्ञान शकुंतलम, चाणक्य का अर्थशास्त्र, तो इस तरह से लिटरेरी सोर्सेस इंडिया के माने जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो और भी ज़्यादा क्लासीफाई इसको कर दिया गया है, क्लासीफाई करने का यहाँ पे प्रयास किया गया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन में, तो ओरल सोर्सेज, जैसे आप कहानी के द्वारा जो हिस्ट्री जानते हैं वो ओरल सोर्सेज होता है। रामायण महाभारत को आप जानते हैं। फिर इंडियन लिटरेचर के बारे में वेद है, इतिहास है, पुराण है ना, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। फिर पोएम्स प्ले के द्वारा, हिस्टोरिकल टेक्स्ट के द्वारा, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज को द्वारा। तो इंडियन लिटरेचर सोर्सेस के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं, हिस्ट्री जानने के सोर्स। फिर इंस्क्रिप्शन भी हिस्ट्री जानने से सोर्स, जैसे मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, कॉपर प्लेट्स हो गए, कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शन के थ्रू। फिर किस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में यहाँ पे अलग दिखा रहा है कि मोनूमेंट्स के थ्रू, माउंट्स के थ्रू, ठीक है। ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट रिमेन्स के थ्रू, टूल्स, वेपन्स के थ्रू भी आप जान पाते हो। आर्टिस्ट के पेंटिंग्स है, कब का स्कल्पचर है ना। तो ये सारे ट्रेवलर्स कब आए, तो इसके थ्रू भी आप हिस्ट्री को जान पाते हैं। तो ये सारे सोर्सेस माने जाते हैं हिस्ट्री को जानने के। अब इतिहास जानने के सारे जो स्रोत होते हैं, इतना तो आपको याद रहेगा नहीं, तो आप बेसिक पकड़ो कि आपको क्या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी सोर्स है। तो आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी को आप इस तरह से आसानी से बांटोगे। तो आर्कियोलॉजिकल लिटरेरी को एक बार मैं आपको फिर से बांट देता हूँ। तो आर्कियोलॉजिकल में आप क्या बांटोगे, एक तो आप बांटोगे मोनूमेंट्स, मोनूमेंट्स। फिर आप बांटो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शन, पोट्रीज, etc, ये आप दे दो। फिर लिटरेरी में आप दे दो। तो लिटरेरी जब आप दिखाओ, जैसे ऐसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द सोर्सेस टू नो द हिस्ट्री। तो लिटरेरी सोर्सेज में आप क्या दिखाओगे, इंडियन सोर्सेस, इंडियन, और दूसरा दिखाओगे आप फॉरेनर में आप दिखा सकते हो अरेबियन सोर्सेज, जो अरब के हिस्टोरियन थे, मोरक्को, इब्न बतूता वगैरह। फिर चाइनीज़ भी आप दिखा सकते हो, फाहियान, वेंशांग। फिर उसके अलावा अगर आप देखो यूरोपियंस भी दिखा सकते हो, जैसे इंडिका, मेगिस्थनीज। इंडियन में आप दिखा सकते हो क्या, रिलीजियस, नॉन रिलीजियस। तो रिलीजियस में आप दिखा सकते हो वेद है, वेदांग है। इसके अलावा जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड कहानियाँ हैं। इसके अलावा जैन संबंधित जो लिटरेचर है। फिर नॉन लिटरेचर में आप दिखा सकते हो जो चाणक्य की बुक है, कुछ अर्थशास्त्र है, तो इन्हें नॉन लिटरेचर, मुद्रा राक्षस आप दिखा सकते हो। नॉन लिटरेचर मतलब नॉन रिलीजियस में आप दिखा सकते हो। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ये बात आपने यहाँ पे आसानी समझ लिया, आई होप, है ना, कोई दिक्कत नहीं हुई इसे जानने में। ठीक, आगे बढ़े। अब यहाँ पे बात करें, हिस्टोरियन स्टडी सेज किंग ऑफ क्यून 1500 ईयर्स एगो एन एंशिएंट मोन्यूमेंट ए वॉर ऑफ सम आइटम्स ट्रेड दे टेक ग्रेट केयर टू गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मेनी सोर्सेज। तो जब भी कोई हिस्टोरियन कोई स्टेटमेंट देता है ना, तो बहुत सारे स्टोरीज से मैच करते हैं। जैसे सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज देखेगा, उसकी एज जानेगा, फॉसिल्स मिलेंगे, उसकी एज जाने का साइंटिफिकली प्रयास करेगा। कोई लिटरेरी सोर्सेस में मैच करेगा कि क्या उसी टाइम पीरियड का, तब वो टाइम लाइन देता है कि हाँ इतने साल पहले की बात है, 1542 की बात है। तो 1542 में अगर अकबर गद्दी पर बैठते तो इसका मतलब क्या है कि जो लिटरेरी सोर्सेज वह भी बता रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी बता रहे हैं, फॉरेन ट्रेवलर्स के भी वही सोर्स बता रहे हैं, रिलीजियस सोर्स भी यही बता रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, तब फिर हिस्टोरियन बोलेगा कि देखिए अकबर इस टाइम पे गद्दी पर बैठा, या भारत जब आज़ाद होने 1947 में, तो हम सोर्सेस के थ्रू ही जानते हैं, हम तो थे नहीं उस टाइम पे, है ना। तो सोर्सेस या जो हमारे पास नॉलेज है उसके थ्रू हम जानते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करें। चिक्स ऑफ फिट मतलब क्या होता है, जैसे चिक्स ऑफ फिट क्या, कि जैसे ये किसी भी चीज़ को फिट किया जाता है ना, तो उसको फिट करके एक टाइमलाइन डिसाइड की जाती है, तो वो यहाँ पे बताने का यहाँ पे प्रयास है। हु कंट्रीब्यूट ऑल दीज सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, कौन सोर्स करते हैं, एक तो हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट, एपिग्राफिक्स जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन को स्टडी करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट यहाँ पे स्टडी करते हैं, ठीक है, एक्सपर्ट जो लिटरेचर में होते हैं, लैंग्वेज में एक्सपर्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो वो सब हमको जो हिस्ट्री जानने के लिए सोर्स में हमारी हेल्प करते हैं।
ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया गया है। आगे हम बात करेंगे, आगे सबसे बड़ा यहाँ पे आता है द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन। तो ह्यूमन का जो इतिहास उसके बारे में यहाँ पे बात करने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें एक चीज़ आपको जानने की मिलेगी, जो होमो सैपियंस है, तो होमो सैपियंस ने किस तरह से जीवन की शुरुआत की उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। तो ये तो कहानी इसमें आपको जानने को मिलेगी, ठीक है। कि मॉडर्न जो ह्यूमन है, तो मॉडर्न ह्यूमन क्यों कहा गया? इससे पहले कोई ह्यूमन था, इससे पहले कोई सिस्टम था? तो बिल्कुल था। अब उसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पे जानेंगे। जैसे क्या था, अगर आप जाएँ आज से 40 लाख साल पहले, 40 से 20 लाख साल पहले जाएंगे, तो आप क्या पाएंगे? सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस निकल के सामने आते हैं, अफ्रीका में पाए जाते थे। ये सबसे पुराना, जो अगर हम बात करें तो ह्यूमन का हमारा पूर्वज है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की खासियत क्या थी कि ये अफ्रीका में पाए गए, सीधे खड़े होने की क्षमता इन्होंने विकसित, तो बंदर हुआ कर, बंदर से मानव का निर्माण, तो ये सीधे खड़े होने की इसने क्षमता विकसित कर ली, ठीक है। तो इसने क्या हुआ, सीधे खड़े हो गया, सीधा खड़ा है, ठीक। तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस था, इसका दिमाग छोटा हुआ करता था, उतना बुद्धि विकास नहीं हुआ था, नॉर्मल टूल ही यूज़ करता था। फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है होमो हैबिलस। कौन आता है? होमो हैबिलस। होमो हैबिलिस आता है आज से 24 लाख साल से लेकर 14 लाख साल पहले तक। तो ये होमो हैबिलिस आता है, इसने क्या किया, हैंडीमैन यानी औजार बनाने वाला जो मानव है वो उसे माना गया। इसका दिमाग थोड़ा बड़ा हुआ और इसने क्या किया, पत्थर के औजार बनाने का सक्षम हो गया। इसके हाथ खुल गए तो हाथ यूज करने लगा पत्थर के औजार बनाने में। होमो हैबिलिस के बाद कौन सा मानव आता है? होमो इरेक्टस। कौन सा आता है? होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जब आता है तो होमो इरेक्टस की क्या खासियत थी, तो पूरी तरह से सीधा खड़े होकर चलने लगा, दिमाग इसका बड़ा हो गया। लगभग 19 लाख साल से लेकर अगर आप देखें 1 लाख साल पहले तो होमो इरेक्टस का टाइम पीरियड था। इसने आग की खोज करना सीख लिया, आग जलाना सीख लिया। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। होमो इरेक्टस के बाद आता है कौन सा? निएंडरथल। होमो निएंडरथल। होमो तो बेसिकली क्या है ना, कि जो मानव की प्रजाति है उसको होमो बोला जाता है, ठीक है। तो निएंडरथैलेंसिस इसको बोला जाता है, थैलेंसिस भी इसको बोला जाता है। तो निएंडरथल का जो टाइम पीरियड था अगर आप देखोगे कितना था, तो 4 लाख साल से 40,000 साल पहले तक था। फिर आता है निएंडरथल के बाद होमो सेपियंस। तो होमो सेपियंस आता है, आधुनिक मानव जिसे बोला गया। अब जैसे ये निएंडरथल था ना, इसकी खासियत क्या थी, यूरोप वगैरह में जो पाए जाएंगे वो निएंडरथल यहाँ पे पाया गया, यूरोप में, वेस्ट एशिया में, जिसका दिमाग आधुनिक मानव जैसा तेज था, तो निएंडरथल से माना गया। होमो सेपियंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो ये होमो सेपियंस था। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो कहते हैं ना कि जो आधुनिक मानव का पूर्वज है उसने कैसे यहाँ पे विकास किया, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में बात होने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे अगर आदि मानव की जो प्रकृति अनेक चुनौतियों को उसको सामना करना पड़ा, सबसे पहले इनके पास क्या चैलेंजेस थे उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर। तो शेल्टर उनके पास नहीं था, मेनली हंटर और गैदरिंग थे, मतलब शिकार करते थे, ठीक है। कोई खेती तो करते नहीं थे, हंटिंग करते थे। उनको खाने पीने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ता, दिन भर वही काम करते रहते थे, लेकिन वो नेचर पर बिलीव करते थे। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो शुरुआती मानव ही नेचर पर बिलीव करते थे, भगवान मतलब कि भगवान का रूप तो नहीं थे लेकिन प्रकृति को भगवान मानते थे। दूसरा, आफ्टर लाइफ पर विश्वास करते थे, मरने के बाद कोई ना कोई जीवन होता है, उस पर मरणोपरांत जीवन को लेकर उनके में कुछ ना कुछ धारणाएं थी। अब ये जो ग्रुप हुआ करते थे, ये टेम्पररी कैंप्स हुआ करते थे, अस्थायी इनके शिविर हुआ करते थे, या तो ज़्यादा से ज़्यादा ये गुफाओं में रहा करते थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे जिन भाषाओं में संवाद करते थे, जिन कल वो तो अब विलुप्त हो चुकी है, ऐसा कोई सोर्सेज तो हमें मिला नहीं। लेकिन अगर आप देखें ये ज़्यादातर अगर आप देखोगे ऑब्जेक्ट बनाना शुरुआत करते हैं, ठीक है ना, अग्नि का उपयोग जब वो कर लेते हैं फिर उसके बाद नए नए टूल्स को बनाने लगते हैं, जैसे एक्सेस बनाना हो, स्टोन ब्लेड्स बनाना हो, एरो हेड्स बनाना हो, इन सब की शुरुआत वो करते हैं, ठीक है। और विजिबल रॉक पेंटिंग फाउंड की जाती है केव्स में। तो अगर आप मध्य प्रदेश के भीमबेटका गुफा में आप जाते हो, तो कौन सी गुफा? भीमबेटका। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन में। तो वहाँ पे स्टोन एज की आपको यहाँ पे पेंटिंग्स मिलेंगी जो बताती हैं कि उनका जो इंटरेस्ट आर्ट के फॉर्म में भी होने लगा था, कलर्स का भी वो जो यूज करने लगे थे। तो संपूर्ण विश्व में अगर आप देखोगे तो सैकड़ों गुफाएं मिलती हैं। उन सैकड़ों गुफाओं में आपको शैल चित्र जिसको बोला जाता है, रॉक पेंटिंग्स जिसे बोला जाता है, वो आपको देखने को मिलता है, जो उनके इंटरेस्ट को आर्ट एंड कल्चर के प्रति दिखाता है। इसके अलावा मानव पशुओं के दृष्टि से तो उनका जो पशुओं के प्रति प्रेम है वह भी यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया। इसके बाद माला बहुत सारी देखने को मिलती है, पत्थर आभूषण की, धीरे धीरे तो उस सब को भी इस्तेमाल करने लगे थे। बात आती है फर्स्ट क्रॉप से। तो लंबे समय तक आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन का समय चल रहा था, ठीक है ना। जब तक आइस था तो कोई भी जलवायु ऐसी तो थी नहीं जिससे खेती की जा सके। जैसे ही आग पिघलती है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो उसके बाद क्या पानी और नदियों किनारे सभ्यताओं का विकास शुरू होता है। तो आज भी अगर आप देखें जो बड़ी बड़ी सभ्यताएं पुरानी रही वो रिवर्स के किनारे रही। मेसोपोटामिया के बारे में ले लो, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु नदी के किनारे ले लो, फिर गंगा घाटी का विकास आगे चल के होता है। तो नदियों किनारे बड़ी सभ्यताएं बनी, नदियों से पानी पीने के लिए यूज होता था, सिंचाई में यूज होने लगा था।
क्योंकि एग्रीकल्चर को पानी की तो आवश्यकता है, बिना पानी के एग्रीकल्चर तो चलेगा नहीं। तो नदियों के किनारे जो सभ्यताएं बहुत बड़ी सभ्यताओं के रूप में फली फूली, उसके बारे में यहाँ पे दर्शाने का प्रयास किया गया है। साथ ही यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में दर्शाने की, मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन इन कल्टीवेशन सेटल्स इन ग्रेन, कई पार्ट में लोग सेटल होने लगे, उसके बाद वो एनिमल को पालने लगे, पशुपालन करने लगे, और कुछ ना कुछ क्या है खेती बाड़ी करने की भी शुरुआत यहाँ पे होती है। हालांकि स्टोन एज के बारे में हम पूरा टॉपिक देखेंगे आगे, लेकिन यहाँ पे इसके बारे में यही बेसिक बात यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कम्युनिटी किस तरह से लीव कर रही है, पशु कुत्ते को पाल रखे हैं, भेड़ को दूध के लिए पाल रखा है, फिर यहाँ पे फसल भी काट रहे हैं, आपस में एक साथ एक जगह पे रह रहे हैं। तो कम्युनिटी जो गैदरिंग उसके बारे में, कम्युनिटी का जो भाव है उसके बारे में यहाँ पे बताने का प्रयास किया जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पे फिर उसके अलावा जैसे जैसे समुदाय का विकास है, द कम्युनिटी ग्रो, छोटे देयर सोशल कॉम्प्लेक्स लीडर इन, अगर हम बात करें तो मुखिया का विकास हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोगों में डिसीजन लेने के लिए समस्या हुआ करती थी। जो एक्सपीरियंस पर्सन होता उसे मुखिया बना दिया जाता था, हालांकि उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, ना कोई ने टैक्स मिलता था, लेकिन हाँ वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते थे। और छोटे छोटे गाँव जिन्हें हैमलेट्स या पल्ली कहा जाता था, बड़े बड़े गाँव में चेंजेस हो गए, फिर धीरे धीरे वही गाँव जन बने, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद बढ़े, बड़े से 16 महाजनपद बनते हैं। तो वो जो विकास का क्रम है सभ्यताओं का, संस्कृति का, वो सब आपको जानने को मिलता है। अब अगर हम बात करें तो आप आगे बढ़ेंगे, इससे पहले अगर आप देखोगे तो हमने अपने अतीत के बारे में सारी जानकारी पता लगा, हमने यह भी देखा किस किस टाइम पीरियड में क्या क्या चीज़ डेवलप हुई हैं, हमने यहाँ पे सारा देखा। कुछ नदियों के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा, सब बताएं किस तरह से नदियों किनारे विकसित हुई। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। आगे के चैप्टर्स में और भी इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें आपको मिलेंगी। तो अभी का जो लेक्चर है इतना ही है, उसमें मेंस के क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि व्हाट आर, जो एक तो हिस्टोरिकल सोर्सेज को, फिर मानव का जो विकास है किस तरह से हुआ, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बन सकता है, क्रोनोलॉजी आ सकती है, होमो इरेक्टस है, होमो हैबिलिस, होमो सेपियंस सेपियंस। तो इस तरह से एमसीक्यूज भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही। चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 मिलेगा। कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में हर एक चैप्टर हो जाए, जिससे आपको ढूंढने में आसानी रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर